अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है, जहां पर किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। चाइना में घुसना या उस पर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए, सपोज 10 सिपाही हैं तो वो 10 एक ही कबीले के होंगे। अब आप देखेंगे कि ये मंगोल एम्पायर अपने आप में एक बहुत अलग साम्राज्य था। उसके बाद रशिया ने मंगोलिया के ऊपर एस्टैब्लिश किया अपना रूल। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। I'm समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज वाला। दोस्तों, हमारी वन शॉट सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नोमैडिक एम्पायर्स। आई होप आपने लास्ट के दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में शॉर्ट टाइम में, और उसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर रही है चैप्टर को लेकर। बिकॉज एक बार जब एक चैप्टर की स्टोरी हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाती है ना बच्चा, तो फिर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना हमारे लिए और आसान हो जाता है। हमें समझ आता है कि अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है, एंड फिर हमें और इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो इस सीरीज का मेजर पर्पस यही है कि शॉर्ट टाइम में आपके चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे तरीके से क्लियर कर दी जाए, अच्छे से उसको स्टैब्लिश कर दिया जाए। एंड डेफिनेटली आगे चलकर हम हिस्ट्री वन शॉट सीरीज भी लेकर आएंगे, जहां पर हम फिर एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू डिटेल में अपने चैप्टर्स को डिस्कस भी करेंगे। बट तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से क्लियर कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, नोमैडिक एम्पायर। दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब जब हम बात करते हैं मंगोल एम्पायर के बारे में, तो ये मंगोल एम्पायर बेसिकली लोकेटेड था इस पर्टिकुलर एरिया में। ये मंगोल एम्पायर की शुरुआत हुई थी इस मंगोलिया के इलाकों से, जो चाइना के जस्ट ऊपर है। और प्रेजेंट जो मंगोलिया का इलाका है, यहीं से माना जाता है कि मंगोल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, जहां पर कई सारे अलग अलग आदिवासी कबीले रहते थे, जिन्हें एक साथ इकट्ठा किया था गेंगिस खान ने। उनकी एक आर्मी बनाई और उस आर्मी के साथ निकलकर गेंगिस खान ने, माना जाता है, ऑलमोस्ट इतने बड़े एरिया पर अपना रूल स्टैब्लिश किया था। गेंगिस खान ने इस पूरे एरिया पर अपना रूल स्टैब्लिश किया था, एंड इसी को बोला गया है मंगोल एम्पायर। माना जाता है कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, और ये मेनली एशिया और यूरोप के कुछ इलाकों में फैला हुआ था। अब ये मंगोल एम्पायर अपने आप में ही एक बड़ी अनोखी चीज है, बिकॉज आप ध्यान अगर देंगे तो जैसे ये नोमैडिक एम्पायर्स हमारे इस चैप्टर का नाम है, तो नोमैड्स का मतलब होता है घुमक्कड़, चरवाहे, और एम्पायर का मतलब साम्राज्य। मतलब नोमैडिक और एम्पायर ये दो अपने आप में बहुत अलग टर्म्स हैं, राइट। ये दो अपने आप में बहुत अलग टर्म्स हैं, इन दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि घुमक्कड़ चरवाहे लोग आखिर अपना साम्राज्य कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जब हम नोमैड्स की बात करते हैं तो नोमैड्स आर बेसिकली वॉन्डरर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो फैमिली असेंबलीज, मतलब जो डिवाइडेड होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जहां पर एक ही ग्रुप के अंदर सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, और हर एक फैमिली के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर एक सरदार होता है जो मेल मेंबर होता है। इन सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक जैसी होती हैं, और इनका वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं होता है। कि मतलब ये जो घुमक्कड़ चरवाहे होते हैं, ये ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, और एक ग्रुप के अंदर जनरली एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इनका खुद का कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, ये कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, और ये एक जगह पर सेटल्ड होते ही नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वहीं पे जब हम एम्पायर की बात करते हैं, तो एम्पायर का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा एरिया जिसकी एक टेरिटरी है डिफाइंड, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, कि सामाजिक स्तर पे लोग डिवाइडेड हैं, अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जहां पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम है, और वहां पर एक वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या राज्य व्यवस्था का भी सिस्टम है। तो सर, फिर नोमैडिक और एम्पायर ये दोनों एकदम अपोजिट टर्म्स है, तो फिर आखिर नोमैड्स ने ये एम्पायर कैसे एस्टैब्लिश किया? माना जाता है कि ये मिरेकल हुआ था हमारी हिस्ट्री के अंदर, और मंगोल्स को यूनाइट किया गेंगिस खान ने। ये जो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, इन्हें एक साथ लेकर आए गेंगिस खान, उन्हें एक पहचान दी मंगोल की, और उसके बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। और माना जाता है कि इतिहास में रोमन एम्पायर के बाद एक बहुत बड़ा अगर कोई साम्राज्य था या एम्पायर था, तो वो नोमैडिक एम्पायर ही था। अब ये मंगोल्स ओरिजिनली कौन थे? सर, वो इस मंगोलिया के इलाके में रहने वाले लोग थे जो घुमक्कड़ चरवाहे का काम करते थे। आप अगर ध्यान देंगे तो ये वाला है मंगोलिया का इलाका, और यहां पर ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, दिस इज स्टेपी ग्रासलैंड, ये घास के मैदान है। माना जाता है कि ये मंगोल्स यहीं पर रहते थे, अपने पशुओं को चराते थे, और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे पशुओं को चराते हुए, और ऐसे ही इनका जीवन बीत रहा था। बट गेंगिस खान ने इन मंगोल्स को इकट्ठा किया, इन अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग कबीलों को इकट्ठा किया, और उनकी आर्मी के साथ इस बड़े इलाके पर कब्जा किया, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में यह साम्राज्य फैला हुआ
हुआ था। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से गेंगिस खान ने इस मंगोल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, गेंगिस खान से पहले मंगोल्स किस तरीके का जीवन जी रहे थे और गेंगिस खान ने इन मंगोल्स के जीवन में क्या क्या बदलाव किए थे। अब सबसे पहले सोर्सेस कि मंगोल एम्पायर के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया के ये जो स्टेपी ड्वेलर्स थे, स्टेपी ड्वेलर्स का मतलब इन घास के मैदानों में रहने वाले जो ये घुमक्कड़ चरवाहे थे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने अपना खुद का कोई इतिहास नहीं लिखा। तो हमें मेनली मंगोल्स के बारे में जो कुछ पता चलता है वो बाहरी लोगों से पता चलता है। जिन इलाके पर मंगोल्स ने कब्जा किया या बाहर से जो लोग मंगोल साम्राज्य में रहने गए, वो सब लोग, वो फॉरेनर्स मंगोल एम्पायर के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें देते हैं। क्रॉनिकल्स के फॉर्म में, मतलब ईयर बाय ईयर बेसिस के फॉर्म में हिस्ट्री लिखी गई है, ट्रेवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत के फॉर्म में और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि ये शहरी लोगों ने ही मंगोल साम्राज्य या इन घुमक्कड़ चरवाहों के कबीले के ऊपर या इनके साम्राज्य के ऊपर एक विस्तृत वर्णन लिखा है। और चूंकि ये डिस्क्रिप्शन सिटी ड्वेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो उनकी नजरों में ये घुमक्कड़ चरवाहे बेसिकली जंगली थे। मैक्सिमम जगहों पर इन्होंने उन्हें प्रिमिटिव बारबेरियन या पिछड़े हुए जंगली लोगों की तरह प्रस्तुत किया है। आगे चलकर मंगोल साम्राज्य के बारे में, ये नोमैडिक एम्पायर के बारे में आप देखेंगे कि बहुत डिटेल में रिसर्च हुआ रशिया के स्कॉलर्स के द्वारा, जब रशिया ने मंगोलिया के इलाकों पर कब्जा किया। और आगे चलकर जब ये जो जार फैमिली थी जो रशिया के ऊपर रूल कर रही थी, उन्होंने भी कुछ कुछ वक्त तक मंगोलिया के ऊपर इनडायरेक्ट कब्जा किया हुआ था। तो उनके अंडर में भी काफी सारे स्कॉलर्स ने इस पूरे इलाके की स्टडी की और इनके बारे में काफी सारी जानकारी दी। बाद में सोवियत रिपब्लिक जब बना, जब रशिया के अंदर जार फैमिली का रूल खत्म हुआ और वो सोवियत यूनियन बना 1921-22 के आसपास, तो सोवियत यूनियन ने मंगोलिया के ऊपर कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन के अंडर में भी काफी डिटेल में मंगोलिया के बारे में स्टडी की गई और उनके बारे में जानकारी लिखी गई। अब इसी टाइम पर आप देखेंगे कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी शुरू हुई मंगोल एम्पायर के बारे में। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स ने, इतिहासकारों ने अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू किए। अब बेसिकली कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से ये लोग इंस्पायर्ड थे और कार्ल मार्क्स बेसिकली क्या बोलते हैं कि एक समाज के अंदर किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि समाज के अंदर रिलेशन कैसे हैं। जैसे अगर समाज के अंदर सभी लोगों के पास इक्वल रिसोर्सेज हैं तो सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन समाज के अंदर अगर रिसोर्सेज का बंटवारा है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, तो हमेशा समाज में डिफरेंसेस होंगे और जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो कम वालों को लूटेंगे। यही चीज वो मंगोल एम्पायर के ऊपर भी स्टैब्लिश करते हैं कि पहले जब ये घुमक्कड़ चरवाहे आदिवासी जीवन जी रहे थे, जब ये लोग अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह चराते हुए घूमते थे, तो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। जब ये ट्राइबल व्यवस्था में रह रहे थे तो ये सब लोग बराबर थे, क्लासलेस सोसाइटी थी, मतलब समाज में कोई भी भेदभाव नहीं था। लेकिन जब ये साम्राज्य बन गया तो समाज के अंदर भेदभाव आ गया, ये फ्यूडल व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। फ्यूडल व्यवस्था क्या होती है? जहां पर किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, और इसी कारण मंगोल्स के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि देयर वर टू रशियन स्कॉलर्स, बोरिस याकोवलाविच व्लादिमिरित्सोव एंड वेसिली व्लादिमिरोविच बार्तोल्द। इन्होंने भी मंगोल एम्पायर के बारे में काफी डिटेल्ड हिस्ट्री लिखी थी। अब चूंकि मंगोल एम्पायर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो मंगोल्स के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो भी कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलती है, जैसे चाइनीज, मंगोलियन, पर्शियन, अराबिक, इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, रशियन। बट प्रॉब्लम यह है कि मंगोल एम्पायर के बारे में जब अलग अलग भाषाओं में चीजें लिखी गई तो हर एक का कंटेंट अलग है। कि कोई चीज चाइनीज में लिखी गई और वही चीज लैटिन में लिखी गई है, तो दोनों के अंदर स्टोरीज अलग तरीके से लिखी गई हैं, जिसके कारण मंगोल एम्पायर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जो सबसे पहली कहानी गेंगिस खान के ऊपर लिखी गई थी, उस किताब का नाम है मंगोल उन नियाओ तोबियान, मंगोल उन नियाओ तोबियान, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। इनफैक्ट आगे चलकर मार्को पोलो भी माना जाता है कि चाइना को विजिट किए थे मंगोल्स के टाइम पर, और उन्होंने भी मंगोल्स के बारे में काफी कुछ लिखा। लेकिन मार्को पोलो की जो डिस्क्रिप्शन है, जो उनका यात्रा वृत्तांत है, वो इटालियन और लैटिन दोनों वर्जन्स में लिखा गया, और इन दोनों वर्जन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है कि इनमें कहानी थोड़ी सी अलग हो गई है। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंगोल्स के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाना अपने आप में इसीलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली खुद के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, और बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जब आप किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इगोर डी रैशवेल्स, उन्होंने सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के ऊपर डिटेल स्टडी की है, और गेरार्ड डोएफर, उन्होंने मंगोल और तुर्किक भाषाओं के ऊपर, उन भाषाओं को समझने के लिए काफी ज्यादा प्रयत्न किया है और समझने की कोशिश की है कि उन भाषाओं के अंदर शब्दों का क्या क्या मतलब होता है। नेवरदिलेस, हमें इतना जरूर पता है कि 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में
गेंगेज खान ने पूरे मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया सेंट्रल एशिया के इलाकों से और उन्हें लेकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। और माना जाता है कि पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि गेंगेज खान के पास देवताओं का आशीर्वाद है, ही हैड मैंडेट ऑफ द गॉड्स, कि वो इस पूरी दुनिया को रूल कर सकते हैं। इवन गेंगेज खान ही नहीं, गेंगेज खान के बाद उनके जो सक्सेसर्स आए, उनके जो बेटे हुए या उनके ग्रैंडसन हुए, उन्होंने भी काफी बड़े इलाकों पर कब्जा किया। जैसे मोंके खान जो गेंगेज खान के ग्रैंडसन थे, उन्होंने फ्रांस के रूलर लुइस नाइन को चेतावनी दी थी। बाटू खान जो गेंगेज खान के दूसरे ग्रैंडसन थे, उन्होंने रशिया, पोलैंड, हंगरी के इलाकों पर अटैक करके उन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इनफैक्ट हमें स्टोरी मिलती है कि जब बुखारा पर गेंगेज खान ने अटैक किया तो उन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा करके बोला कि देखो भैया, मैं तुम्हारे सामने यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं देवता का गुस्सा हूं। ही कॉल्ड हिमसेल्फ रैथ ऑफ गॉड, और तुम सब ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर सजा देने के लिए आया हूं। अब आखिर ये गेंगेज खान का राइज हुआ कैसे, उन्होंने कैसे इन सब कबीलों को इकट्ठा किया, समझने की कोशिश करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कि गेंगेज खान से पहले ये कबीले किस तरीके से मंगोलिया के इलाकों में रह रहे थे, इनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरे मंगोलिया के इलाकों में कई सारे अलग अलग कबीले थे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे जो उन इलाकों में रह रहे थे, और वो सभी जानवर चराते थे, अलग अलग इलाकों में रहते थे। उन सबके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी, वो थी उनकी भाषा। कि आपको देखने को मिलेगा कि तातर, खितान, मांचू, टर्किश ट्राइब्स, ये सब पूरे मंगोल के इलाकों में रह रही थी। अब जनरली हर एक कबीले के अंदर एक ही फैमिली के मेंबर्स होते थे, कि वो सब एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए होते थे, और हर एक ग्रुप का एक सरदार होता था जो जनरली मेल मेंबर होता था। अब इन मंगोल्स का मेनली ऑक्यूपेशन क्या था सर? ये लोग मेनली पास्टोरलिज्म और हंटर गैदरिंग का काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग का। पास्टोरलिस्ट मतलब सर ये चरवाहे का काम करते थे। मैक्सिमम मंगोल लोग चरवाहे का काम करते थे, जहां पर वो घोड़े, बकरियां, भेड़, गाय, भैंस और कैमल, ऊंट को पालते थे, चराते थे। वहीं पर जो साइबेरिया का इलाका है, नॉर्थ का इलाका, थोड़ा ठंडा इलाका, वहां जंगलों में रहने वाले लोग शिकार करते थे और जंगलों से ही खाना पीना इकट्ठा करते थे। वो लोग जो भी जानवर पकड़ते थे उनका उनका स्किन, उनका फर, उनके बाल बेचते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो स्टेपी का इलाका था, वहीं पर ये घुमक्कड़ चरवाहे घूमते थे और घुमाकर अपने पशु चराते थे। एंड मंगोल्स एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं करते थे, क्योंकि मंगोलिया के इलाकों का वेदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था। प्लस मंगोलिया की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बीच में घास के मैदान है, नॉर्थ में दो नदियां ओनोन और सिलेंगा रिवर है, और वेस्ट में अल्ताई माउंटेन, मतलब ऐसे पहाड़ जो बर्फ से घिरे हुए हैं, और इन्हीं पहाड़ों से कई बार छोटी छोटी नदियां निकलकर नीचे आती हैं। साउथ में हमारे पास है गोबी डेजर्ट, और ईस्ट में हमारे पास है मंचूरिया के जंगल, मंचूरिया का इलाका। तो कुल मिला के जो मंगोलिया का इलाका है, यहां पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता था, यहां का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता था, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती थी और 3-4 महीने के लिए गर्मी पड़ती थी। इसी कारण से मंगोल्स जो थे वो खेती बिल्कुल भी नहीं करते थे, वो केवल और केवल पशु चराकर ही अपना जीवन कंटिन्यू करते थे। इनफैक्ट मंगोल्स चूंकि एक जगह से दूसरी जगह लगातार ट्रेवल करते रहते थे, तो वो अपने साथ अपने मूवेबल टेंट, जिन्हें गेर बोला जाता है, वो लेकर ट्रेवल करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि सर कहीं पर भी शहरों का डेवलपमेंट करने के लिए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की जरूरत है, बट मंगोल्स तो सर खेती कर ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने शहरों का भी निर्माण नहीं किया था। अब ये मंगोल्स जो थे, ये अलग अलग एरियाज में वहीं पर रह रहे होते थे, और ये आपस में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। हर एक ग्रुप के अंदर बेसिकली मेल मेंबर जो होते थे वो हेड होते थे। पैट्रिलिनियल लीनेजेस का मतलब होता है पितृवंश, कि भैया एक फैमिली के सारे मेंबर जिसमें मेल मेंबर्स डोमिनेट कर रहे हैं, मेल्स की तरफ से वो फैमिली आगे बढ़ रही है, तो ये अलग अलग ऐसी फैमिली में डिवाइडेड थे जिन्हें ट्राइब्स बोला जाता था, और अलग अलग जगहों पर रहते थे, पशु चराते थे। बट चूंकि मंगोल के इलाकों में, ऑब्वियसली मंगोलिया के इलाकों में क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम था, और वहां पर कई बार नेचुरल कैलामिटीज भी आ जाती थी, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ना या सूखा पड़ना, जिसके कारण पूरी घास सूख जाती थी। तो अब इन मंगोल कबीलों के बीच में लड़ाई होने लग जाती थी। किस चीज के लिए? जानवरों के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए। अब जब ऐसी लड़ाइयां होती थी तो कई बार क्या होता था, कुछ लोग साथ में आकर ग्रुप्स बना लेते थे और ग्रुप बनाकर एक दूसरे से लड़ाई करते थे। अब ये लोग हमेशा आपस में डिवाइडेड रहते थे, और कभी कभी साथ में आकर ये लोग ग्रुप्स बनाकर लड़ाई लड़ते थे और फिर वापस डिवाइड हो जाते थे। माना जाता है कि इन मंगोल कबीलों को यूनाइट करने की पहले एक कोशिश की थी अटीला नाम के एक सरदार ने, और बाद में वही कोशिश की गेंगेज खान ने, और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि गेंगेज खान से पहले ये मंगोल्स आपस में अलग अलग कबीलों में डिवाइडेड होते थे, और आपस में ही इनके बीच में लड़ाई चलती थी, ये कभी भी एक साथ नहीं आ पाते थे। साथ ही साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये मंगोल्स जो होते थे, ये यहां पर नीचे जो चाइना में रहने वाले किसान हैं, उनके साथ भी बार्टर ट्रेड करते थे, मतलब सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज करते थे।
ये लोग अपने पास जो जानवर होते थे, मिल्क, मीट, लेदर, चीज होते थे, वो इन फार्मर्स को देते थे। बदले में ये फार्मर्स उन्हें अनाज, है ना, बर्तन और टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे। बट हमेशा ये दोनों कोशिश करते थे कि सामने वाले से ज्यादा सामान लिया जा सके। अब अगर कभी भी चाइना के लोगों को समझ आता था कि मंगोल्स आपस में डिवाइडेड है, तो वो उनके ऊपर अपना प्रेशर डालते थे। जब मंगोल कबीले साथ में आ जाते थे तो वो चाइना के लोगों पर प्रेशर डालते थे। बट इस पूरे सिनेरियो में चाइना के जो किसान थे वो हमेशा डिसएडवांटेज में होते थे। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी मंगोल्स को खाने पीने की कमी होती थी तो वो इन चाइना में रहने वाले किसानों को लूट लेते थे, उनके ऊपर अटैक करके, और लूट कर भाग जाते थे। अब चूंकि ये किसान एक ही जगह पर सेटल्ड हैं तो इनको आसानी से लूटा जा सकता था। वहीं पर इन घुमक्कड़ चरवाहों को पकड़ना मुश्किल होता था क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब इसी चीज से निपटने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि 8th सेंचुरी बीसी से चाइना के अलग अलग जगहों पे रूलर्स ने अपने इलाकों को बचाने के लिए छोटी छोटी दीवारें बनानी शुरू की। और जब ये अटैक बढ़ गए तो 3rd सेंचुरी बीसी से हमें देखने को मिलता है कि इन सभी दीवारों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी दीवार बना दी गई और उसे बोला गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जब एक बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई तो ऑब्वियस सी बात है कि इन आदिवासी कबीलों के लिए चाइना में घुसना या उस पर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अब इन्हीं सब बैकग्राउंड्स के बीच में आगे चलकर राइज होता है एक व्यक्ति का जिसका नाम था तेम्युजिन, द करियर ऑफ गेंगेज खान। माना जाता है इनका जन्म 1162 में उनोन नदी के पास में हुआ था। इनका नाम बचपन में तेम्युजिन था। इनके पिताजी का नाम येसुगेई था, जो कियात फैमिली, बोर्जिगेट कबीले की कियात फैमिली के हेड थे, लेकिन बचपन में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी माताजी का नाम ओइलेन एके था, जिन्होंने बहुत कठिनाई से इनको बड़ा किया। इनकी वाइफ का नाम बोरते था, जिन्हें बाद में किडनैप कर लिया गया था, और तेम्युजिन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी अपनी वाइफ को बचाने के लिए। आगे चलकर तेम्युजिन जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने कुछ साथी बनाए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे उनके एक दोस्त बोघरचू, दूसरे थे जमुका जो उनके ब्लड ब्रदर थे, मतलब उनके कजन भाई थे, और तीसरे थे तुगरेल खान या ओंग खान, जो माना जाता है कि उनके पिताजी के ही एक कजन भाई थे या उनके चाचा जी थे। तो तुगरेल खान या ओंग खान ये बेसिकली केरेत फैमिली के, केरेत कबीले के सरदार थे और इनके पास अच्छी खासी आर्मी थी। तो तेम्युजिन ने क्या किया, तुगरेल खान या ओंग खान की आर्मी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके उनकी आर्मी को कमांड करना शुरू कर दिया। अब तुगरेल खान या ओंग खान की आर्मी का इस्तेमाल करके ही गेंगेज खान ने धीरे धीरे करके जो बाकी कबीलों के सरदार हैं उनको हराना शुरू किया। आप देखेंगे कि सबसे पहले जमुका को हराया। जमुका जो उनका पहले दोस्त था बट उनका एनिमी बन गया, तो जमुका को हराया। फिर तातर्स को हराया जिन्होंने उनके पिताजी को मारा था। फिर केरेत या ओंग खान खुद को, मतलब ओंग खान को ही हटा दिया और उनके कबीले के ऊपर भी कब्जा कर लिया, उनकी आर्मी के ऊपर कब्जा कर लिया 1203 में। 1206 में फाइनली उन्होंने नाइमन्स को हराया और जमुका को फाइनली दोबारा हराकर उसको खत्म कर दिया। और अब गेंगेज खान ने ऑलमोस्ट सारे मंगोलिया के इंपॉर्टेंट कबीलों के ऊपर कब्जा कर लिया था। पहले क्या होता था, हर एक कबीले का एक अलग सरदार होता था, बट गेंगेज खान ने सारे कबीलों के सरदारों को हरा दिया और अब वो इन सभी कबीलों के मास्टर बन गए। 1206 में गेंगेज खान ने जो कुरिलताई बुलवाई, कुरिलताई मतलब होता था मीटिंग, जहां पर सभी कबीलों के सरदार साथ में आकर मीटिंग करते थे। तो उस कुरिलताई में सारे सरदारों को बुलाया गया और उन सभी सरदारों ने बोला कि भैया हमें गेंगेज खान ने हरा दिया है और अब हम गेंगेज खान को अपना सर्वोच्च सबसे बड़ा सरदार मानते हैं। और यहीं पर 1206 की कुरिलताई में तेम्युजिन को ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स या कुआन का टाइटल दिया गया। उसी के साथ साथ उन्हें गेंगेज खान, ओशनिक खान या यूनिवर्सल खान भी बुलाया गया। और यहीं पर गेंगेज खान ने अब इन सभी कबीलों को इकट्ठा करके इनके एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाई और इस मिलिट्री के साथ बाकी के इलाकों पर अटैक किया और वहां पर कब्जा कर लिया। यह वो पूरा इलाका है जिस पर गेंगेज खान साहब ने कब्जा किया था अपनी लाइफ टाइम में। अब जैसे ही गेंगेज खान ग्रेट खान बन गए, उनका सबसे पहला टारगेट था चाइना। उनका सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था चाइना के ऊपर अटैक करना। अब चाइना में उस समय में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल कर रही थी। चाइना में उस समय में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल कर रही थी। कौन कौन सी? सर, शीशिया, जूरचेन डायनेस्टी, और यहां पर रूल कर रही थी सुंग डायनेस्टी। ठीक है, शीशिया, चिन डायनेस्टी या जूरचेन डायनेस्टी। यहां पर रूल कर रही थी चिन डायनेस्टी, यहां पर रूल कर रहे थे शीशिया। ठीक है, यहां पर थे तिएनशा माउंटेन, यहां पर कुछ पहाड़ थे जिनको तिएनशा माउंटेन बोला जाता है, जहां पे काराखिता नाम का रूलर रूल करता था। और यहां पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी विच इज ऑक्सस नदी। ऑक्सस या इसको अमुदारिया रिवर भी बोला जाता है, अमुदारिया रिवर। और इस ऑक्सस नदी के पार का जो इलाका है, दिस एरिया इज नोन एज ट्रांस ऑक्सेनिया। इसको बोला जाता है ट्रांस ऑक्सेनिया का इलाका। ठीक है, तो अब जब गेंगेज खान मंगोल्स के सरदार बन गए तो उनका सबसे पहला मोटिव क्या था कि भैया हम सबसे पहले चाइना के ऊपर कब्जा करेंगे। चाइना में इस समय में 3 डायनेस्टीज रूल कर रही थी। नॉर्थ वेस्ट में शीशिया डायनेस्टी रूल कर रही थी, तिब्बत और नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में।
जूरचेन की चिन डायनेस्टी रूल कर रही थी नॉर्थ में पीकिंग शहर से, और साउथ चाइना में रूल कर रही थी सुंग डायनेस्टी। सबसे पहले गेंगेज खान ने शीशिया पर अटैक किया और 1209 में उनको हरा दिया। जूरचेन डायनेस्टी पर कब्जा करने से पहले गेंगेज खान ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ा, बीच में से उन्होंने जगह बनाई, और उसके बाद 1215 में उन्होंने पीकिंग शहर में घुसकर उसको नष्ट कर दिया। सुंग डायनेस्टी के साथ युद्ध कंटिन्यू रहा, लेकिन सुंग डायनेस्टी को बहुत बाद में 1279 में फाइनली जाकर कब्जा किया गया था कुबलई खान के द्वारा। तो गेंगेज खान ने इनिशियली चाइना के इलाकों पर कब्जा किया और फिर वो मंगोलिया के इलाकों में वापस लौट गए। इसके बाद गेंगेज खान ने अपना जो पूरा ध्यान है वो शिफ्ट किया इस इलाके में, यहां पर। अब यहां पर जाने के लिए गेंगेज खान ने सबसे पहले 1218 में कारा खिता को हराया, जो इस तियानशा माउंटेन को कंट्रोल करते थे, और इन माउंटेन्स को क्रॉस करके वो पहुंचे अमू दारिया रिवर के पास। अमू दारिया रिवर को भी क्रॉस किया और वो पहुंच गए ट्रांस ऑक्सीनिया के इलाकों में, और फिर उन्होंने वहां से अटैक किया आसपास के सारे इलाकों में। आपको देखने को मिलेगा ओटरार, बुखारा, समरकंद, हेरात, बल्ख, ये जो पूरा इलाका है ये यहीं पर लोकेटेड है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, आई विल शो यू इन द मैप। ये जो पूरा इलाका है ये यहीं पर लोकेटेड है, ऑक्सस नदी के पार। ठीक है, आप देख सकते हैं हेरात, निशापुर, मर्व, बुखारा, समरकंद, बल्ख, इन सभी इलाकों पर गेंगेज खान ने ऑक्सस नदी के पार पे अटैक किया और इन सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया। माना जाता है 1218 से लेकर 1200 या आप कह लीजिए 1219 से लेकर 1221 तक। और इसके बाद गेंगेज खान पहुंचे कहां? पर्शिया। ठीक है, गेंगेज खान पहुंचे कहां? पर्शिया में। पर्शिया ईरानियन साम्राज्य में। ये आप देखते हैं, ये ख्वारिज्म एम्पायर। हाँ सर, कहानी सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1219 से 1221 के बीच में गेंगेज खान ने ओटरार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुड़गंज, मर्व, निशापुर, हेरात, इन सब इलाकों पर अटैक किया और इनको बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसी बीच गेंगेज खान ने अपने कुछ संदेशवाहक पर्शिया भेजे। पर्शिया यानी ईरान के इलाकों में भेजे, जहां पर रूल कर रहे थे सुल्तान मोहम्मद। तो गेंगेज खान के उन संदेशवाहकों को सुल्तान मोहम्मद ने मार दिया, जिसके बाद गेंगेज खान को बहुत गुस्सा आया और गेंगेज खान ने पर्शिया पर भी अटैक कर दिया। अब जब गेंगेज खान पर्शिया पहुंचे तो हमें देखने को मिलता है कि सुल्तान मोहम्मद, ये जो पर्शिया के इलाकों में थे, जो पर्शिया के इलाकों में सुल्तान मोहम्मद थे, सुल्तान मोहम्मद भाग गए इस इलाके में और उनके बेटे भाग गए भारत की तरफ। तो गेंगेज खान ने क्या किया? अपनी आर्मी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। गेंगेज खान की एक आर्मी पीछे पीछे भागी सुल्तान मोहम्मद के और अजरबैजान, क्रीमिया और ये पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। गेंगेज खान खुद पीछे पीछे निकल पड़े किसके? सर, सुल्तान मोहम्मद के बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी को पकड़ने के लिए। बट लकीली उस टाइम पे इंडिया में, दिल्ली में रूल कर रहे थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने दिल्ली से भगा दिया। और दूसरी चीज कि हमें देखने को मिलता है कि इंडस नदी के किनारे पहुंचकर गेंगेज खान को उनके शमन ने बोला कि देखो भैया, अभी भारत में जाना ठीक नहीं है ना, भारत के अंदर घुसना ठीक नहीं है। और दूसरा चीज, उनकी आर्मी भी थक गई थी और भारत का एरिया उनके लिए काफी ज्यादा गर्म था। ठीक है, तो इन सब चीजों के चलते गेंगेज खान ने भारत में घुसने की जगह भारत के नॉर्थ से होते हुए वापस लौटना ठीक समझा। वापस लौटकर मंगोलिया पहुंचे और 1227 में गेंगेज खान की डेथ हो गई। बट गेंगेज खान ने अपनी डेथ से पहले मंगोल्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी में कन्वर्ट कर दिया था, और गेंगेज खान ने कुछ चेंजेस किए थे इस आर्मी के अंदर, जिसके कारण ये मंगोल आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गई थी। अब गेंगेज खान के क्या क्या मिलिट्री अचीवमेंट्स थे देखो। पहली चीज तो ये जो मंगोल्स हैं, चूंकि ये सेंट्रल एशिया के इलाकों में रहते थे, इन घास के मैदानों में रहते थे और घोड़ों को पालते थे, तो इनकी घुड़सवारी बहुत अच्छी थी। इनको घोड़े चलाना बहुत अच्छा आता था, जिसके कारण मंगोल आर्मी को स्पीड और मोबिलिटी बहुत अच्छी मिली कि वो बहुत तेजी से किसी भी एरिया में घुस के उसको लूट के वापस आ सकते थे। दूसरा, चूंकि ये लोग इस इलाके में रहते हुए शिकार भी करते थे, तो शिकार करते करते इनकी तीरंदाजी बहुत अच्छी हो गई थी। ये लोग घोड़े के ऊपर बैठकर बहुत तेज स्पीड में सटीक तौर पर निशाना लगा सकते थे, तो इसके चलते इनके लिए अटैक करना और आसान हो गया। इसी के साथ साथ इन्होंने ज्योग्राफी और क्लाइमेट का भी इस्तेमाल किया। जनरली क्या होता था, ऐसे इलाके जो समुद्र के पार होते थे या नदियों के पार होते थे, उन इलाकों पर गेंगेज खान और उनकी आर्मी भरी ठंड में अटैक करती थी। इसके दो फायदे होते थे कि एक्सट्रीम ठंड के इलाकों में राजा जनरली तैयार नहीं होता था कि वो कोई भी अटैक को रोक पाए, और दूसरा, भरी ठंड में ये नदियां जम जाती थी, तो ये हाईवे की तरह काम करती थी, जिसका इस्तेमाल करके मंगोल्स दूर दराज के इलाकों में भी घुस जाते थे।
इसी के साथ साथ जब ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे राजा महाराजा, तो मंगोल्स जनरली उन दीवारों को पार नहीं कर पाते थे। तो गेंगेज खान ने सीज इंजन्स का मतलब समझते हैं आपने? वो बाहुबली मूवी में गुलेल देखे जिसमें पत्थर भर भर के जोर से फेंका जाता था, सीज इंजन्स। और दूसरा नैप्था बॉम्बार्डमेंट, कि आप बेसिकली क्या करते हैं, आप पेट्रोल की बॉल बनाते हैं और उसमें आग लगा के उसको तेजी से दीवार पर मारते हैं, तो जब वो फटती है तो उससे ब्लास्ट होता है। इन चीजों का इस्तेमाल करके इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारों को भेदना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ गेंगेज खान के इंजीनियर्स ने लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, कि भैया ये सीज इंजन्स हो गए या नैप्था बॉम्बार्डमेंट के लिए सामान हो गया, इन सब चीजों को बहुत हल्का बनाया, जिसके कारण इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता था। और अब गेंगेज खान नए नए इलाकों में किलों के अंदर रह रहे राजाओं के ऊपर भी अटैक कर सकते थे और उनको लूट सकते थे। तो गेंगेज खान ने अपनी लाइफ टाइम में मंगोल्स की आर्मी को एक बहुत स्ट्रांग आर्मी बना दिया था। अब गेंगेज खान की जब डेथ हो जाती है, तो गेंगेज खान की डेथ के बाद हम मंगोल्स के एक्सपांशन को, मतलब एक्सपांशन उनका कंटिन्यू रहा, उन्हें नए नए इलाकों में अभी भी कंटिन्यू किया अटैक करना। बट अब आप देखेंगे कि उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा 1236 से 1242 के बीच का, जब मेजर फोकस था रशिया और यूरोप के इलाकों में। ठीक है, जब मेजर फोकस था कहां पर सर? इस इलाके में, रशिया और यूरोप के इस इलाके में, कि इस बीच में सबसे पहले मंगोल्स का मेजर क्या था सर? मेजर उनका एम्फेसिस था कि हम इस इलाके पर कब्जा करेंगे। लेकिन वहीं पर 1255 से 1399 के बीच में, या आप कह लीजिए 1299 के बीच में, हमें क्या देखने को मिलता है? 1255 से 1299 के बीच में हमें देखने को मिलता है कि अब इनका शिफ्ट बदल गया था। ठीक है, अब इनका जो शिफ्ट था वो चेंज हो गया था, और अब रशिया और यूरोप पर अटैक करने की जगह इनका जो शिफ्ट था वो हो गया था ईरान, इराक और चाइना के इलाकों में। राइट, कि अब इन्होंने रशिया के इलाकों पर अटैक करने की जगह फोकस करना शुरू कर दिया ईरान, इराक और चाइना के इलाकों में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राइट सर। तो पहले फेज में क्या हुआ? पहले फेज में मंगोल्स बेसिकली अटैक कर रहे हैं कहां पर सर? रशिया, यूरोप के इलाकों में। लेकिन दूसरे फेज में इन्होंने फोकस करना शुरू किया चाइना, ईरान, इराक के ऊपर। सुंग डायनेस्टी को हराया गया, कुबलई खान ने युआन डायनेस्टी चाइना में स्टैब्लिश कर दी, ईरान, इराक, सीरिया पर कब्जा किया। अब ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने रशिया और यूरोप पर ही फोकस कंटिन्यू क्यों रखा? उन्होंने आखिर अपना शिफ्ट यहां पे और यहां पे क्यों कर दिया? अटैक्स यहां पे क्यों शिफ्ट कर दिया? इसके दो कारण थे। क्या कारण था? देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि गेंगेज खान ने क्या किया था। अपना जो साम्राज्य था उसे अपने चार बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया था। गेंगेज खान ने जो भी एरिया जीता था उसे बेसिकली अपने चार बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया था। गेंगेज खान के चार बेटे थे, कौन कौन से? ध्यान से सुनना। जो सबसे बड़ा बेटा था जोची, उसे दिया गया था ये रशियन स्टेपीज का इलाका, कि रशिया के इलाकों में जो घास के मैदान थे ये दिया गया था जोची को। जो ऑक्सस नदी के पार का इलाका था ये दिया गया था चगताई को। जो तीसरा बेटा था ओगोडेई, उसे दिया गया था चाइना का, और चाइना का इलाका, और उसे ग्रेट खान बनाया गया था कि भैया तुम अगले खान होगे, मेरे बाद तुम अगले खान होगे। और तोलियो को दिया गया था मंगोलिया का इलाका, जो उनके पूर्वजों की जमीन थी। अब हुआ क्या कि पहले कुछ सालों में जोची और ओगोडेई जो दो भाई थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और तोलियो को हटाकर इस पूरे एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। राइट सर। तो इनिशियली इन दोनों भाइयों ने मिलकर तोलियो को साइडलाइन करने की कोशिश की, और एट द सेम टाइम इन दोनों भाइयों ने मिलकर यूरोप और रशिया के इलाकों पर अटैक करने की कोशिश की। ग्रीस पर अपनी आर्मी भेजी, पोलैंड में अपनी आर्मी भेजी। बट इसी बीच क्या हुआ, तोलियो को यह चीज समझ आ गई। तो तोलियो ने क्या किया, ओगोडेई पर अटैक किया और ओगोडेई को हटा दिया। ओगोडेई से उसका पूरा एरिया छीन लिया और वो खुद इस पूरे एरिया का मास्टर बन गया और उसने ग्रेट खान का ऑफिस अज्यूम कर लिया। अब जब ये चीज तोलियो ने करी तो जोची को डर लग गया कि भैया ये अब अगला अटैक मेरे ऊपर भी कर सकता है। तो जोची का जो पूरा ध्यान इस तरफ था रशिया और यूरोप के इलाकों में, वो यहां से ध्यान हट गया और जोची का पूरा ध्यान आ गया तोलियो के ऊपर। इस कारण से जोची अपनी आर्मीज को रशिया और यूरोप के अंदर नहीं भेज पाया। वहीं पे तोलियो और तोलियो के जो सक्सेसर्स थे, उसके जो बेटे थे, उनका मेजर इंटरेस्ट था कि हम भैया इस पूरे एरिया पे कब्जा करें, हम यहां चाइना पर, ये ईरान, इराक, इस पूरे एरिया पे कब्जा करें। और यही रीजन है कि लेटर फेज में हमें देखने को मिलता है कि मंगोल्स ने यूरोप और रशिया पर फोकस ना करते हुए चाइना और ईरान पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, इनफैक्ट आप देखेंगे 1240 के बाद से मंगोल्स की जो आर्मी थी हंगरी के इलाकों से भगा दी गई। ग्रीस में वो बुरी तरीके से हार गई, और इसका मेजर रीजन क्या था, इजिप्ट में वो बुरी तरीके से हार गई।
इसका मेजर रीजन ये था कि बेटों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि पहले जोची और ओगोडेई ने कोशिश की कि भैया वो पूरे एरिया पे कब्जा करके रखें और ग्रेट खान के ऑफिस को खुद ही संभाल के रखें। बट बाद में जब तोलियो को ये समझ आए तो तोलियो के वंशजों ने ओगोडेई को हटा दिया और उन्होंने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया, वो ग्रेट खान बन गए। और इस चीज के चलते जोची का पूरा ध्यान तोलियो के ऊपर आ गया और वो रशिया और यूरोप के इलाकों में फोकस नहीं कर पाया। और यही कारण है कि रशिया और यूरोप के इलाकों में मंगोल्स एक्सपांड नहीं कर पाए और तोलियो ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया चाइना और ईरान के ऊपर। अब सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के गेंगेज खान के इस एरिया पे कब्जा करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, व्हाट वर द मेजर चेंजेस। देखिए, सबसे पहली चीज कि मंगोल्स के अंदर शुरुआत से ही एक नियम चला आ रहा था कि जितने भी एबल बॉडीड मेल मेंबर्स होते थे, मतलब जितने भी मेल मेंबर्स जो एडल्ट हो चुके हैं और वो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं, उनको आर्मी में भर्ती होना पड़ता था और युद्ध लड़ना पड़ता था। इनफैक्ट गेंगेज खान ने कई सारे अलग अलग कबीलों को आपने देखा कि साथ में इकट्ठा कर दिया था, उनको यूनाइट कर दिया था, जिसके कारण अब कई सारे लोग मंगोल्स का हिस्सा बन चुके थे। जैसे तुर्की उइघुर हो गए या किरेत हो गए, तो अब मंगोल्स एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था। अब आर्मी के अंदर भर्ती करने के लिए बहुत सारे एडल्ट मेल मेंबर्स थे। अब उन सभी मेंबर्स को एक साथ आर्मी में भर्ती किया गया। बट आर्मी में भर्ती करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी था कि उनकी जो पुरानी पहचान है, कि वो अलग अलग कबीलों से बिलोंग करते हैं, उनकी जो ये पुरानी पहचान है उस पहचान को खत्म किया जाए और इन सभी को एक ही आइडेंटिटी दी जाए, ताकि ये एक साथ मिलजुल कर लड़ पाए अपने बीच के डिफरेंसेस को खत्म करके। राइट सर। तो ये चीज करने के लिए गेंगेज खान ने आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। जनरली मंगोल्स के एरिया में डेसिमल सिस्टम फॉलो होता था, डेसिमल यूनिट्स बनाई जाती थी आर्मी में, कि मतलब 10 सिपाहियों का ग्रुप, 100 सिपाहियों का ग्रुप, 1000 सिपाहियों का ग्रुप और 10,000 सिपाहियों का ग्रुप। और जो 10,000 सिपाहियों का ग्रुप होता था उसे तुमन बोला जाता था। तो जनरली ऐसे डेसिमल फॉर्म में ही आर्मी को डिवाइड किया जाता था। तो पहले क्या होता था कि एक डेसिमल यूनिट के अंदर जनरली एक ही कबीले के लोग होते थे, कि सपोज 10 सिपाही हैं तो वो 10 एक ही कबीले के होंगे, 100 सिपाही हैं एक ही कबीले के होंगे, 1000 हैं सब एक ही कबीले के होंगे। इससे क्या होता था कि उनके बीच में आपस के कबीले की आइडेंटिटी बनी रहती थी। बट गेंगेज खान ने इस चीज को चेंज किया। गेंगेज खान ने अब नए सिस्टम के अंदर क्या बोला कि भैया अब एक डेसिमल यूनिट के अंदर हर कबीले के मेंबर्स आपस में साथ में रहेंगे, कि अगर 10 सिपाहियों का ग्रुप है तो हर कबीले के मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो गेंगेज खान ने पुराने डेसिमल मिलिट्री डिविजन्स को खत्म कर दिया और मेंबर्स को नए यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब नए डेसिमल यूनिट्स के अंदर अलग अलग कबीलों के मेंबर्स को एक साथ एक यूनिट के अंदर मिक्स कर दिया गया, ताकि वो एक साथ जुड़ सकें। और इन सब की पुरानी आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, कि पहले ये लोग किरेत, तातर, खितान, मांचू, उइघुर ये कबीले थे। अब गेंगेज खान ने इन सभी की ये पुरानी आइडेंटिटी खत्म कर दी और इनको बोला कि अब से आपकी सिर्फ एक पहचान है और वो है मंगोल। ठीक है, कि आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ मंगोल हैं। और इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग नियम बना दिया गया कि जो भी इंडिविजुअल अगर अपने यूनिट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट पुरानी जो ट्राइबल यूनिट्स थी उन्हें खत्म कर दिया गया और अब एक नई आइडेंटिटी दी गई उनको, विच वाज मंगोल, कि तुम सब सिर्फ अब मंगोल हो। अब जो ये नए मिलिट्री कंटिजेंट्स थे इनको 4 बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया गया और जनरली बाकी यूनिट्स के कैप्टन अपॉइंट कर दिए गए, जिन्हें नोयान बोला जाता था, जो सबसे लॉयल मेंबर्स थे। अब चूंकि गेंगेज खान ने इतना बड़ा एरिया में अपना रूल स्टैब्लिश किया है तो उसे अब लोग चाहिए रूल करने के लिए, साथी चाहिए। तो गेंगेज खान ने क्या किया, जो पुराने सरदार हैं उनको तो हटा दिया, अब नए नए लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लाना शुरू किया। जो उसके सबसे नजदीकी साथी थे उन्हें गेंगेज खान ने अपना ब्लड ब्रदर बताया कि भैया ये मेरे भाई हैं, ये मेरे साथ रूल करेंगे। और जो काफी लॉयल लोग थे उनके साथ, उन्हें बॉन्ड्समैन या नौकर कहा गया। मतलब जो पुराने सरदार हैं उन्हें हटाकर अब नए नए लोगों को अपॉइंट किया गया और इनके हाथों में पावर सौंपी गई। और ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन गेंगेज खान के कितना करीब था। राइट सर। इनफैक्ट आप देखेंगे गेंगेज खान ने अपना पूरा साम्राज्य अपने 4 बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया। जो टेरिटरीज उसने अपने बेटों को दी उन्हें उलूस बोला जाता था। जोची जो सबसे बड़ा बेटा था उसे रशिया के घास के मैदान दिए गए, चगताई को ट्रांस ऑक्सियाना का इलाका दिया गया, पामिर माउंटेन्स के नॉर्थ का इलाका, ओगोडेई को ग्रेट खान बनाया गया और उसने अपनी कैपिटल काराकोरुम में शटल की, और तोलियो को मंगोलिया का इलाका दिया गया। राइट सर, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब हर बेटे को अपनी अपनी खुद की एक मिलिट्री दी गई और डिवीजन करने का मतलब ये नहीं था कि साम्राज्य डिवाइड हो गया। गेंगेज खान ने बोला कि तुम सब मिलजुल कर इस पूरे एरिया में रूल करोगे। और जो पहले कुरिलताई होती थी ना, जो असेंबली ऑफ चीफ्टन्स, जो सरदारों की मीटिंग होती थी, तुम उसको कंटिन्यू रखोगे और कोई भी डिसीजन पूरे साम्राज्य के लिए तुम सब लोग इसी कुरिलताई में आकर लोगे, कि हमें कहां अटैक करना है, जो भी लूटा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, घास के मैदान कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अगला राजा कौन बनेगा, ये सब लोग तुम मिलजुल कर करोगे, ताकि तुम्हारे बीच में कोई भी फूट ना आए, कोई भी लड़ाई ना हो।
ठीक है सर। इनफैक्ट इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और पोस्टल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी था। तो गेंगेज खान ने अपनी लाइफ टाइम में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्टल सिस्टम स्टैब्लिश किया था जिसे बोला जाता था यम सिस्टम। क्या बोला जाता था? यम सिस्टम। ये बेसिकली रिले कुरियर सिस्टम था। व्हाट इज रिले कुरियर सिस्टम? इसमें क्या होता था कि सपोज इस पॉइंट से मैसेज इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो यहां पर एक व्यक्ति, जनरली क्या किया जाता था कि बंदा घोड़े पर बैठकर मैसेज लेकर जाता था, लेकिन यहां पर एक बंदा मैसेज लेकर नहीं जाएगा, बीच में ऐसे मल्टीपल स्टॉप्स बने हुए होंगे और क्या होगा कि ये बंदा यहां से मैसेज यहां पहुंचाएगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, फिर यहां से देखो ये बंदा यहां मैसेज पहुंचाएगा, यहां पे दूसरा बंदा मैसेज लेके यहां पहुंचाएगा, यहां से दूसरा वाला यहां। तो मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल लोग घोड़ों पर सवार होकर मैसेज को इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिले पोस्ट, रिले सिस्टम बोला जाता है इसको, जहां पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि मल्टीपल लोग एक साथ मिलकर इस मैसेजेस को डिलीवर करते थे। इससे क्या होता था कि मैसेज बहुत फास्ट डिलीवर होता था, क्योंकि एक व्यक्ति यहां से यहां तक जाएगा तो थक जाएगा, मल्टीपल लोग हैं तो थकान नहीं होती और बहुत जल्दी मैसेज डिलीवर होता है। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि गेंगेज खान ने एक बहुत ही रैपिड कुरियर या मैसेजिंग सिस्टम स्टैब्लिश किया था और इस पोस्टल सिस्टम को बोला जाता था यम सिस्टम। जनरली इसमें क्या होता था कि एक बंदा घोड़े के ऊपर बैठकर पोस्ट को एक जगह से दूसरे पोस्ट तक लेकर जाता था, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाता था, मल्टीपल जो आउटपोस्ट बने होते थे, स्टेशंस बने होते थे, वहां तक लेकर जाता था, जहां से दूसरा घुड़सवार मैसेज को नेक्स्ट पॉइंट तक लेकर जाता था। और यह सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेश घोड़ों की जरूरत होती थी, तो गेंगेज खान ने इन चरवाहों के ऊपर एक टैक्स लगाया जिसको बोला जाता था कुबकुर टैक्स। ये टैक्स जनरली चरवाहों को देना होता था और इस टैक्स में वो बेसिकली घोड़े प्रोवाइड करवाते थे गेंगेज खान को। जनरली अगर किसी व्यक्ति के पास 10 घोड़े हैं तो उनमें से एक घोड़ा वो टैक्स में देता था। इट वाज 1/10 ऑफ द लाइव स्टॉक, घोड़े देने होते थे। अब आप देखेंगे कि पहले क्या होता था गेंगेज खान के इस एरिया पर कब्जा करने से पहले, कि इस पूरे एरिया में डिवीजन बहुत ज्यादा था। अब नो डाउट मतलब ये एरिया अलग अलग राजाओं के अंडर में था। गेंगेज खान ने इस पूरे एरिया पे कब्जा किया, बट उस कब्जे के दौरान नो डाउट बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत लोगों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, नहरें नष्ट कर दी गई, जिसके कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। बट गेंगेज खान के इन अटैक्स का एक फायदा हुआ कि एक बहुत बड़ा एरिया अब एक ही राजा के अंडर में था। अब यूरोप से लेके चाइना तक का इलाका एक ही राजा के अंडर में है, तो मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल वेट्स, मल्टीपल मेजर्स की जरूरत नहीं, और यहां से ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो गेंगेज खान ने एक पैक्स मंगोलिका बनाया, मतलब एक यूनाइटेड मंगोलिया बना दिया जो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था, और इसके चलते ट्रेड का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ कि अब एक व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली ट्रेड कर सकता है, क्योंकि वहां पर एक ही राजा का रूल है। ठीक है, कम्युनिकेशन आसान हो गया, ट्रैवल करना आसान हो गया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि मंगोल रूलर्स ने क्या करना शुरू किया, ट्रैवलर्स को एक पास देना शुरू किया जिसे पाइजा या गिरेज कहा जाता था, कि अगर किसी को भी मंगोल एम्पायर के अंदर ट्रैवल करना है तो उन्हें एक पास दे दिया जाता था उनसे टैक्स लेकर, और अब वो उस पास के सहारे मंगोल एम्पायर में कहीं भी जा सकते थे। इनफैक्ट जो व्यापारी होते थे वो एक टैक्स देते थे जिसे बाज टैक्स बोला जाता था, और फिर वो सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक व्यापार कर सकते थे मंगोलिया में कहीं पर भी, पूरे मंगोल साम्राज्य में कहीं पर भी। इससे ट्रेड करना बहुत आसान हो गया और ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ भी गया मंगोल एम्पायर के कब्जे के बाद। अब हमने क्या देखा कि अर्ली फेज में जब मंगोल्स अटैक करते थे, खासकर गेंगेज खान और गेंगेज खान के कुछ समय के बाद तक, तो जनरली क्या उनकी मेंटालिटी थी कि हमें लोगों की हत्या करना है, लोगों को मार देना है, हर एक चीज को बुरी तरीके से नष्ट कर देना है। बट आगे चलकर 1260s के बाद से जब मंगोल्स ने अटैक करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को चेंज कर दिया। अब उन्होंने अटैक करने के तरीकों को चेंज कर दिया। अब वो लोगों की हत्या नहीं कर रहे हैं या खेती को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कुबलई खान ने चाइना पर अटैक किया, गजन खान ने ईरान पर जब आगे चलकर अटैक किया तो उन्होंने लोकल लोगों को मारा नहीं, उनकी हत्या नहीं की, बल्कि उनकी सुरक्षा की। बट ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों आगे आने वाले मंगोल्स ने अपनी इस पॉलिसी में बदलाव किया? इसका सिंपल सा रीजन ये था कि मंगोल्स जब भी किसी नए एरिया पर अटैक करते थे तो वहां के लोकल लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर लेते थे। ऑब्वियस सी बात है, नए एरिया है तो ये तो खुद से रूल नहीं कर पाएंगे, तो वहां के लोकल लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रख लेते। जैसे चाइना पे अटैक किया तो चाइना के लोगों को अपने मिनिस्टर बना लिया, या ईरान के लोगों को अपना मिनिस्टर बना लिया। कई बार लोगों को एक दूसरे इलाकों में ट्रांसफर भी कर देते थे। तो ये जो लोकल लोग थे, इन्होंने रूलर्स को समझाया कि देखिए साहब, लोकल मार काट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने इन मंगोल्स के इस आक्रमण को शांत करवाया और इन्होंने समझाया कि देखिए साहब, इस एरिया पर अटैक करके कुछ नहीं होगा, खेतों को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आगे आपको ही खाना मिलना बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है, यूले चूतसाई,
चाइना के अंदर, ये लो चूतसाई सॉरी जुवैनी ईरान के अंदर, राशिदुद्दीन ईरान के अंदर, इन्होंने मंगोल रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया और इनको समझाया कि आप लोग इस तरीके से मार काट मत कीजिए, हत्या मत कीजिए, बल्कि लोगों की सुरक्षा कीजिए, तभी ये लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब चूंकि मंगोल रूलर्स नए नए इलाकों पर अटैक कर रहे थे, खासकर ऐसे लोगों के ऊपर जिनका धर्म, जाति, रिलीजन, रहन सहन के तरीके, भाषा सब कुछ अलग है, इनके तौर तरीके अलग है। जैसे आप समझो ना कि हम लोगों का जीवन और घुमक्कड़ चरवाहों का जीवन अलग था, ये मंगोल्स घुमक्कड़ चरवाहे थे, तो क्या वो अपनी वही व्यवस्था, नियम कानून सेटल्ड लोगों के ऊपर लागू कर सकते थे? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। उन्हें डेफिनेटली नए तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके इन मंगोल रूलर्स ने अपने रूलिंग करने के तरीकों में, एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीकों में चेंजेस करने शुरू किए। आगे चलकर इनफैक्ट आपको यह देखने को मिलेगा कि चारों भाइयों के बीच में, इनफैक्ट चार में से एक को तो पहले ही हटा दिया गया था, भाइयों के बीच में आपस में डिवीजन आ गया। तो हर एक भाई ने अपनी अपनी टेरिटरी को अलग कर लिया, वो अब अलग अलग इलाकों में रूल करने लग गए और एक दूसरे से अलग हो गए। अब जब वो एक दूसरे से अलग हुए तो अब हर एक भाई ने अलग तरीके से अपने इलाके में रूल करना शुरू किया, उन्होंने खुद को अलग तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है, चूंकि वो गेंगेज खान के ही वंशज थे, तो लोग उनको उस नजर से देखते थे कि ये तो हत्यारे हैं, ये तो लुटेरे हैं, तो उनको जरूरत थी कि वो अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करें। अब चगताई और जोची ने तो अपने पुराने परंपराओं को कंटिन्यू रखा। जैसे तोलियू के जो चगताई के वंशज थे, उन्होंने ट्रांस ऑक्सीनिया के इलाकों पे रूल कंटिन्यू रखा। जो जोची के वंशज थे, उन्होंने रशियन स्टेपीज के इलाकों में रूल कंटिन्यू रखा और उन्होंने खुद को नाम दिया गोल्डन होर्ड। ठीक है, और इन्होंने पुरानी नोमैडिक परंपराओं को कंटिन्यू रखा, अपनी पुरानी वो जो मंगोल परंपराएं हैं उनको कंटिन्यू रखा। लेकिन तोलियू के वंशजों ने अपना रूल दो जगह पर स्टैब्लिश किया। आपको देखने को मिलेगा कि तोलियू के वंशजों ने अपना रूल दो जगह पर स्टैब्लिश किया। हुआ क्या कि तोलियू के जो बेटे थे, उनके बीच में लड़ाई हुई कि हमें खान बनना है। अब खान तो कोई एक ही बन सकता था, तो तोलियू के एक बेटे थे जिनका नाम था कुबलई खान। कुबलई खान ने क्या किया कि ईरान के इलाकों में आकर अपनी एक अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश की और उन्होंने इसको नाम दिया सेकंड खानिद डायनेस्टी। मतलब मैं सेकंड खान हूं जो अपने इस इलाके पर रूल कर रहा हूं, और यहां पर चल रही थी युआन डायनेस्टी जहां पर पहला खान था। ये वाला एरिया था चगताई का, ये वाला एरिया था जोची का। मतलब चारों भाइयों ने अपनी अपनी, मतलब तीनों भाइयों ने अपनी अपनी टेरिटरीज हटा ली, डिवाइड कर ली। अब चगताई और जोची ने तो पुरानी परंपराओं को जारी रखा, बट तोलियू के जो वंशज थे दोनों तरफ, चाहे ईरान हो चाहे चाइना में, वो ऐसे इलाके पे रूल कर रहे थे जहां पर काफी पढ़े लिखे और समझदार लोग थे। तो तोलियू राजाओं ने क्या किया, तोलियू के वंशजों ने क्या किया, अपने आप को इतिहास से अलग दिखाना शुरू किया। जैसे देखिए, तोलियू के वंशजों ने पहला रूल चाइना में स्टैब्लिश किया, दूसरा ईरान में, जिसे सेकंड खानिद डायनेस्टी बोला गया। अब तोलियू के जो वंशज थे, उन्होंने अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया और उन्होंने सेटल्ड लाइफस्टाइल जीना शुरू किया, और उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम आपकी ही तरह हैं, ऑल्दो हम गेंगेज खान के वंशज हैं, बट हम उनसे अलग हैं। और यह करने के लिए उन्होंने गेंगेज खान या मंगोल एम्पायर की हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखवाना शुरू किया, जहां पर उन्होंने क्या किया कि गेंगेज खान को नो डाउट एक हीरो की तरह दिखाया, बट उसमें दिखाया कि गेंगेज खान ने कितनी मारकाट मचाई थी, और अब हम जो राजा हैं हम उनसे अलग हैं, हम कोई मारकाट नहीं मचा रहे। इनफैक्ट जो पढ़े लिखे लोग थे चाइना और ईरान के अंदर, उन्होंने गेंगेज खान की हिस्ट्री को दोबारा से लिखना शुरू किया, उनके अटैक्स के बारे में लिखना शुरू किया, और हर जगह पर उन्होंने क्या किया, नंबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू किया कि सपोज कहीं पे 10,000 लोग मारे गए थे तो उन्हें 1 लाख लोग दिखाया गया, ताकि वो ये दिखा सके कि गेंगेज खान के अंडर में कितना मारकाट हुआ। वहीं पे अब तोलियू के जो वंशज हैं और जो तोलुइड डायनेस्टी है, ये गेंगेज खान से अलग है और अब ये लोगों की सुरक्षा कर रही है और ये लोकल लोगों जैसी ही है। नेवरदिलेस, अब इन सभी मंगोल्स के बीच में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, वो थी इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, कि खुद को क्या पहचान देंगे। अब जैसे हम में से कुछ लोग जाकर सपोज चाइना पर कब्जा तो कर लेंगे, बट चाइना की पॉपुलेशन 90% है, हम केवल 10% है, तो हम अपनी पहचान कैसे बचा कर रखेंगे। दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, जैसे हम इंडियंस हैं, हम कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, तो वो हमारी पहचान है कि भैया हम भगवत गीता को मानते हैं तो हम हिंदू हो गए, हम बाइबल को मानते हैं तो हम क्रिश्चियन हो गए, हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं तो सिख हो गए, हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं या कुरान को मानते हैं तो हम मुस्लिम हो गए, राइट सर। मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव्स हैं जो किसी ने दिए हैं और हम उनको मानते हैं, वही हमारी पहचान है। बट मंगोल्स की क्या पहचान है?
तो आगे चलकर इस चीज को समझने के लिए एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था डेविड आयलॉन। उन्होंने यासा या कह लीजिए लॉ कोड ऑफ गेंगिस खान के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और उन्होंने समझने की कोशिश की कि यासा जैसा सच में कुछ था। मंगोल्स ये बोलते थे कि हम बेसिकली गेंगिस खान को मानते हैं और गेंगिस खान के नियम कानूनों को मानते हैं, दैट इज व्हाई वी आर मंगोल्स। बट आगे जब स्टडी की गई तो पाया गया कि ये गेंगिस खान का जो लॉ कोड है इसका फॉर्मुलेशन 1206 की कुरिलताई में हुआ था। और यहां पर यासा कोई नियम कानून या कोई व्यवस्था नहीं थी या कोई आदेश नहीं था। यहां पर यासा का मतलब था कि भैया कैसे हम राज्य व्यवस्था चलाएंगे, हम कैसे शिकार करेंगे, आर्मी कैसे चलाएंगे, पोस्टल सिस्टम कैसे फॉलो करेंगे। बट आगे चलकर लोगों ने इसी को लीगल कोड ऑफ गेंगिस खान का नाम दे दिया कि ये गेंगिस खान साहब के नियम है, ये उनके नियम हैं जो उन्होंने बनाए थे और हम सब मंगोल्स उन नियम्स को फॉलो करते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर मंगोल्स। तो हमारे जो लॉ गिवर हैं वो हैं गेंगिस खान और उनके नियम क्या हैं, यासा। जैसे इस्लाम के अंदर अल्लाह गॉड है और उनके नियम कानून कुरान में है ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण और उनके नियम कानून गीता में। बाइबल के लिए जीसस क्राइस्ट और उनके बातें बाइबल में। तो वैसे ही गेंगिस खान और उनका नियम कानून यासा और उनको फॉलो करने वाले लोग सर मंगोल्स। बट इसकी जरूरत क्या थी सर? इसकी जरूरत बहुत सिंपल सी थी कि 13वीं सेंचुरी के बीच तक आते आते मंगोल्स बहुत बड़े एरिया पर अपना रूल स्टैब्लिश कर चुके थे और बहुत अलग अलग प्रकारों के लोगों के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश जमा चुके थे, अलग अलग प्रकार के लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे। नो डाउट मंगोल्स इन सबके हेड थे, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे, इनके ऊपर उनकी रूल चल रही थी। बट मंगोल्स की संख्या बहुत कम थी और जब संख्या कम थी तो उनके सामने सवाल आने शुरू हुआ कि आखिर मंगोल्स की पहचान क्या है, उनका कल्चर क्या है, हु आर मंगोल्स। क्योंकि मंगोल बनने से पहले तो ये सब लोग कबीलों में डिवाइडेड थे ना, तातर, खितान, मांचू, उइघुर। इनको मंगोल बनाया किसने? गेंगिस खान ने। तो मंगोल होने का मतलब क्या है? व्हाट इज मंगोल आइडेंटिटी? इनकी पहचान क्या है? इनको एक साथ क्या जोड़कर रखता है? ये दूसरे लोगों से अलग कैसे हैं? कि मंगोल और चाइनीज लोग अलग कैसे हैं? वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें जरूरत थी एक आइडेंटिटी की, इन्हें जरूरत थी एक पहचान की। अब ये पहचान उन्हें कैसे मिलेगी? जब ये सारे लोग कुछ एक जैसे नियम कानून फॉलो कर रहे होंगे जिसे किसी एक व्यक्ति ने दिया होगा, जिसे इनके लीडर ने दिया होगा, और तभी ये सब मंगोल कहलाएंगे। जैसे आप देखिए कि आप समझिएगा कि गेंगिस खान हो गए, तो इन्हें ये आइडेंटिटी किसने दी थी? गेंगिस खान ने। अब गेंगिस खान के ही नियमों को अगर फॉलो करेंगे, एक जैसे बिलीफ्स को, एक जैसे लॉज को, एक जैसी पहचान को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली ये मंगोल कहलाएंगे। और ये पहचान उन्हें गेंगिस खान ने दी थी। तो गेंगिस खान के इसी पहचान को, इन्हीं नियम कानूनों को उन्होंने आगे चलकर नाम दे दिया यासा, कि भैया गेंगिस खान के नियम कानून मतलब यासा। यासा को मंगोल्स के द्वारा स्थापित किया गया था। क्यों? ताकि वो ये दिखा सकें कि यासा बेसिकली एक नियम था जिसे गेंगिस खान ने दिया था और हम सब लोग जो इस यासा को मानते हैं, हम सब लोग ही मंगोल्स हैं और इसीलिए हम लोकल लोगों से अलग हैं और हम गेंगिस खान के वंशज हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर रूल कर रहे हैं। तो ये उनकी एक पहचान बनी, मंगोल्स के लिए एक पहचान का तरीका बना यासा। यासा ओरिजिनली कुछ नहीं था, ये नियम कानून थे, व्यवस्था थी कि सरकार कैसे चलानी है, हंट कैसे करनी है। बट लोगों ने उसे एक लॉ कोड बना दिया, लोगों ने उसे एक नियम कानून का नाम दे दिया, एक कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए उसे एक लॉ बना दिया और सभी लोग उसको फॉलो करने लग गए, जो खुद को मंगोल्स बुलाते हैं। राइट? अब गेंगिस खान के बारे में हमारे मन में एक पिक्चर तो बनती है, बट आप इसको दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला, आप अगर गेंगिस खान को उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो सेटल्ड थे, जहां पर गेंगिस खान ने अटैक किया, तो उनकी नजरों में गेंगिस खान एक लुटेरे हैं। ये मंगोल्स एक लुटेरे हैं, एक हत्यारे हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके पर अटैक किया, लोगों की हत्याएं की, लोगों को मारा, है ना, और लूटा। ठीक है, दे आर बारबेरियन, ये जंगली लोग हैं, शहरों को नष्ट करने वाले। बट वहीं पे उन मंगोल कबीलों का सोचिए जो पहले एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे जमीन के लिए, जानवरों के लिए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो परेशान हो रहे थे। गेंगिस खान ने उन कबीलों को इकट्ठा किया और उनको एक पहचान दिलाई, और पहचान सिर्फ दुनिया में नहीं, इतिहास के अंदर दिलाई। तो क्या उनके लिए गेंगिस खान एक महान लीडर नहीं है, जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया, आपसी लड़ाई से, भूख से, गरीबी से आजाद कराया और उनके लिए इतना बड़ा साम्राज्य बनाया? तो उनकी नजरों में तो गेंगिस खान डेफिनेटली एक लीडर है। अब जिन जिन इलाकों में गेंगिस खान ने रूल स्टैब्लिश किया था, वहां पर सभी लोग गेंगिस खान और उनके सक्सेसर्स की ही रिस्पेक्ट करते थे।
तो ऑब्वियस सी बात है कि गेंगिस खान की फैमिली के बाहर अगर वहां कोई रूल करने आएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए 14th सेंचुरी में जब तैमूरलंग नाम का एक रूलर रूल करने के लिए आया तो उसने तरीका ढूंढा खुद को गेंगिस खान से जोड़ने का। एंड वहां पर उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये था कि वो गेंगिस खान के दामाद हैं। उन्होंने गेंगिस खान की फैमिली की ही एक महिला से शादी की और फिर बाद में खुद को गेंगिस खान का दामाद बताया और तब फिर रूल करना शुरू किया ईरान, इराक, पर्शिया के इलाकों में। अब आप देखेंगे कि ये मंगोल एम्पायर अपने आप में एक बहुत अलग साम्राज्य था, कि ये घुमक्कड़ लोग थे बट इन्होंने कई अलग अलग प्रकार के लोगों के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश किया, जो अलग अलग प्रकार के धर्म मानते थे, शमन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस्लाम। ये लोग बहुत अलग अलग भाषाओं को बोलते थे, बट फिर भी मंगोल राजाओं ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना धर्म, अपनी जाति, अपना भाषा थोपने की कोशिश नहीं की। लोगों को प्रॉपर आजादी दी कि वो अपने हिसाब से अपने नियम कानून, अपनी पहचान को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। और आज भी मंगोलिया के अंदर गेंगिस खान को एक ग्रेट लीडर माना जाता है। आगे चलकर मंगोल एम्पायर जब टूटकर बिखर गया तो क्विंग डायनेस्टी ने, चाइना ने मंगोलिया के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद रशिया ने मंगोलिया के ऊपर एस्टैब्लिश किया अपना रूल। 1924 में मंगोलिया आजाद तो हुआ बट सोवियत यूनियन ने उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। एंड फाइनली 1992 में आप देखेंगे कि मंगोलिया जाकर आजाद हुआ और आज मंगोलिया एक आजाद देश की तरह एस्टैब्लिश है, जहां गेंगिस खान को एक हीरो की तरह पूजा जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैं आपको ये चैप्टर समझा पाया हूंगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास के अंदर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।